हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपीएम विद एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में पीजीटी, जेबीटी और टीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस भी चली हैं, तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बीएड से रिलेटेड 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट भी लगा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शंस जो हैं मैं आपको इंग्लिश में भी समझा दूंगी, हिंदी में भी बता दूंगी, तो आप साथ साथ में अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बीएड शब्द का पूरा नाम क्या है। तो सबको पता है बीएड का जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा, बैचलर इन एजुकेशन। सेकंड है, किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ बीएड की उपाधि लेने पर अभ्यर्थी की पात्रता होती है। जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद बीएड कर लेते हैं, आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, है ना, बीकॉम करते हैं, उसके बाद जब आप बीएड करते हैं तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, स्कूल में किस लेवल तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल्स में, माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स की मैं बात करूं तो पहली से लेकर 5वीं तक, माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो 6ठी से लेकर के 10वीं तक। ऑप्शन नंबर सी है उच्चतर माध्यमिक, +2 तक, 11th और 12th को पढ़ाने तक, या अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने हेतु शिक्षक के रूप में, या फिर जो आपके बीएड कॉलेजेस होते हैं, जेबीटी कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप सबको पता है कि ग्रेजुएट होने के बाद जब आप बीएड करते हैं तो आप 6ठी से लेकर के 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा, माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु शिक्षक के रूप में आपको जो है वो पात्रता प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य नाम जैसे प्री टीचर टेस्ट आदि नाम से चयन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन चयन परीक्षाओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि जितने भी एंट्रांस टेस्ट लिए जाते हैं ना, आपके जेबीटी का ले लिया, बीएड का ले लिया, है ना, या प्री टीचर कोई टेस्ट ले लिया, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उस टेस्ट के लेने का। क्यों इन्हीं कोर्सेज में जो है वो एंट्रांस टेस्ट लिया जाता है, ग्रेजुएशन में क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, तो बीएड प्रवेश परीक्षा अथवा जो प्री टीचर टेस्ट होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षण के योग्य एवं रुचिवान अभ्यर्थियों को ही शिक्षण कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयन, मतलब कि ऐसे बच्चों को ही चूज करना जो कि इंटरेस्टेड है टीचिंग में, ठीक है, और जो योग्य हैं, जो कैपेबल हैं, जिनमें कैपेसिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन नंबर 2 है कि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा ना हो, है ना, कि ज़्यादा हमें जो है वो टीचर नहीं बनाने हैं इसलिए टेस्ट लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 है, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आय कोष का निर्माण करना। तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं और योग्य हैं उन्हीं को ही प्रवेश दिया जाए, एडमिशन दिया जाए, इसलिए ये एंट्रांस टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको जो है वो सबसे सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, समाज के बालकों को ज्ञान संबंधी सूचनाएं प्रदान करना, नॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को वो देना। ऑप्शन नंबर 2 है, बालकों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर सी है, धार्मिक भावनाएं विकसित करना, या ऑप्शन नंबर डी है, समाज के मूल्यों के अनुरूप बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उनके अनुसार बच्चे की एक पर्सनैलिटी को डेवलप करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कि सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होंगी ना वही उसका जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा, समाज के मूल्यों के अनुरूप बालकों के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना शिक्षा का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं।
ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, विद्यार्थी और माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी और प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य विषय वस्तु, या शिक्षक एवं विद्यार्थी। तो शिक्षण के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमने एजुकेशन में भी ट्राइपोलर प्रोसेस में देखा था कि एजुकेशन जब देते हैं, शिक्षण कार्य जब देते हैं, टीच जब करवाते हैं, तो उसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब शिक्षक, विद्यार्थी और करिकुलम आ गया आपका पाठ्य वस्तु। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट रहेगा, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य विषय वस्तु, यानी कि आपका करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण है ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय, ऑप्शन नंबर बी समाज सेवा, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, समाज सेवा। क्यों? क्योंकि शिक्षण जब हम किसी को देते हैं तो वो व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का जो है वो विकास करता है। ठीक है, तो वैसे तो शिक्षण एक व्यवसाय भी है ना, एज अ प्रोफेशन हम यूज़ करते हैं इसका, लेकिन यहाँ पर सबसे सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, समाज सेवा। क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं होता, पूरे के समाज का विकास होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा, समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का? छात्रों का मानसिक विकास करना, मेंटल डेवलपमेंट करना, छात्रों का शारीरिक और मानसिक दोनों डेवलपमेंट करना, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करना। ऑप्शन नंबर सी छात्रों का शारीरिक विकास करना, फिजिकल डेवलपमेंट करना, या ऑप्शन नंबर डी परिवार के आर्थिक स्तर को सुनिश्चित करना, है ना, इकोनॉमी लेवल क्या रहेगा आपके फैमिली का, उसको सुनिश्चित करना। तो वैसे तो चारों ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो डबल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है ना, दो उद्देश्यों के पूर्ण होने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सबसे सही रहेगा कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्र की फिजिकल डेवलपमेंट करना और छात्र का मेंटल डेवलपमेंट करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा। का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है ना, मेन क्या काम होता है शिक्षकों का, जो टीचर होते हैं? विद्यार्थियों को ज्ञान संबंधी सूचनाएं देना, ऑप्शन नंबर 2 निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, जो करिकुलम दिया गया है उसके अनुसार पढ़ाना, विद्यार्थियों को कक्षा में व्यस्त रखना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट रहेगा, विद्यार्थियों को ज्ञान संबंधी सूचनाएं देना। ठीक है, आपने भी खुद ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो स्कूल टीचर होते हैं या कॉलेज टीचर होते हैं वो करिकुलम के द्वारा तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं आपको, लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप का जो नॉलेज है वो आपको देते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपके करिकुलम में ऐड नहीं भी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट रहेगा, विद्यार्थियों को ज्ञान संबंधी सूचनाओं को देना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए निम्न में से किस गुण का होना सर्वाधिक आवश्यक है? क्या क्वालिटी जो है वो एक टीचर में होनी ही चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आकर्षक व्यक्तित्व में युक्त, है ना, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की क्षमता, डिसिप्लिन बनाए रखे वो कक्षा में, ये एबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा वक्ता अथवा व्याख्यान देने वाला एक अच्छा लेक्चरर होना चाहिए, है ना, एक्सप्लेनर अच्छा हो, एक्सप्लेन चीज़ों को करे, ऐसा होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देना तथा उनका समाधान करना। तो सबसे सही जो है इसमें, है ना, पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, अनुशासन भी बना के रखे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को समझे और उनका समाधान करे, है ना। किसी कोई डिसेबल है या किसी को आईक्यू कम है तो, है ना, उनकी प्रॉब्लम को समझे, या फिर कोई और फैमिली प्रॉब्लम है ना, तो उनकी प्रॉब्लम को समझे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये एक जो क्वालिटी है वो टीचर में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए अति आवश्यक है कि वह क्या चीज़ एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर ए है कि वह स्वयं को विद्यार्थियों के सम्मुख एक श्रेष्ठ प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करे। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करे। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे। या ऑप्शन नंबर डी है समुदाय की आकांक्षाओं को पूर्ण करे। तो जब भी
सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये सबसे पहला काम होता है एक शिक्षक का भी और एक शिक्षा का भी। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको एक ऑब्जेक्टिव आते हैं या कुछ और आता है और ऑब्जेक्टिव में सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है तो वो वाला ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य या फिर एक शिक्षक जो है आपका टीचर जो है उसका भी पढ़ाने का सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि वो एक विद्यार्थी का क्या करे, हर एरिया में डेवलपमेंट करे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, उसकी पर्सनैलिटी को क्या करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि वह कक्षा में नियमित रूप से निर्धारित समय पर पहुँचे, अपनी सुविधानुसार कक्षाएं ले, अपने व्यक्तित्व एवं वेशभूषा के प्रति सचेत हो, कक्षा में उचित शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर शिक्षण कार्य करे। तो इनमें से सबसे सही जो आपको लग रहा है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि एक शिक्षक का काम होता है कि टीचिंग मेथड्स या टीचिंग जो टेक्निक्स होती हैं या फिर आप टीचिंग मटेरियल आप बोल सकते हो, इन तीनों चीज़ों का जो है वो अच्छे से चयन करे। ठीक है, और उसके बाद जो है कोई शिक्षण कार्य करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। अगर किसी क्लास में आपने इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्या आपकी टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान भंडार, है ना, विद्यार्थी पहले से कितना जानते हैं उस चीज़ के बारे में। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के विषय वस्तु पर ज्ञान, है ना, आप टीचर कितना जानता है जो भी टॉपिक पढ़ाने के लिए दिया गया है। या ऑप्शन नंबर सी ए और बी, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट रहेगा। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि अगर आपने इफ़ेक्टिव टीचिंग देनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों का प्रीवियस नॉलेज क्या है वो भी आपको पता हो और आपको खुद भी उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को श्रेष्ठ रूप में सीखने के अवसर कब प्राप्त होते हैं? कब जो है जो एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है? ऑप्शन नंबर ए उसके पास अच्छी लाइब्रेरी हो, ऑप्शन नंबर बी उसको अधिक से अधिक होमवर्क दे करके, ऑप्शन नंबर सी जो उसके पेरेंट्स हैं या फिर उसके जो संरक्षक हैं जिनके पास वो रहता है, ठीक है, वो भी एजुकेशन में इंटरेस्ट लें, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक जो है वो कक्षा में विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करे। मतलब कि टीचर को जो भी एजुकेशन बच्चे को देना है वो एक्टिवली देना है, बच्चे की जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, बच्चे को एक्टिविटीज़ करवानी है और बच्चे का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो शिक्षा में करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। जब बच्चा खुद एक्टिव होकर के सीखेगा चीज़ों को तो उसको सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सफल शिक्षक अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करता है या करती है? जब भी एक शिक्षक को हॉलीडे होती है तो वो किस तरह से अपने टाइम का अच्छा यूज़ कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है पत्र पत्रिकाएं पढ़कर, है ना, न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़कर। ऑप्शन नंबर बी प्रधानाचार्य के कार्यों को करके, प्रिंसिपल या हेडमास्टर ने जो भी काम दिया है उसको करके, घर की सजावट करके या पुस्तकों का लेखन करके। तो अगर वो एक टीचर है तो वो हॉलीडे का यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने और मैगज़ीन को पढ़ने में कर सकता है। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मैगज़ीन पढ़ेगा तो उसे करंट का नॉलेज मिलेगा, क्या करंट अफेयर उसको पता चलेगा कि क्या क्या देश विदेश में घटित हो रहा है, और वो उसी हिसाब से क्लास में जाकर के भी बच्चों को जो है वो करंट में जो सिचुएशन चली हुई है उनके बारे में बता सकता है। तो इस तरह से एक टीचर अपने अवकाश का, हॉलीडे का अच्छा यूज़ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट रहेगा, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थीगण उस शिक्षक का अधिक आदर करते हैं, विद्यार्थी किस टीचर की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? नंबर ए अपनी कक्षाएं नियमित रूप से निर्धारित समय पर लेने वाले की, स्वयं को निष्पक्ष बनाए रखने वाले का, विद्यार्थियों को समय समय पर सहायता करते हैं उनका अच्छा आदर करते हैं, या ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों के गुण जिसमें होते हैं उसका अच्छा आदर जो है वो विद्यार्थी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। ये तीनों के तीनों गुण जो हैं जिस टीचर में होते हैं, विद्यार्थी उस टीचर की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय वह शिक्षक अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते जो ऑप्शन नंबर ए अपने पढ़ाए जाने वाले पाठ की पूर्व तैयारी करके नहीं आते, पूर्व में प्रशिक्षण नहीं है, हीन भावना से युक्त होते हैं या मानसिक अथवा शारीरिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो वैसे तो ये चारों के चारों ऑप्शन ही ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमें बता रहा है कि जब टीचर को पढ़ाए जाने वाले टॉपिक का नॉलेज नहीं होता है तो वो क्लास को जो है वो फेस नहीं कर पाता है ना। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर नहीं दे पाएगा, बच्चों के जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको नहीं सॉल्व कर पाएगा, जिससे क्या रहेगा, टीचर जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिससे वो अपनी क्लास को फेस नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रयत्न एक विद्यार्थी बनकर रहे, मतलब कि स्टूडेंट बना रहे। ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है, नॉलेज लेता रहता है। तो एक टीचर को भी क्या करना चाहिए कि लाइफ भर कुछ ना कुछ नॉलेज, क्योंकि हम बड़ों से भी सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं। ठीक है, तो एक टीचर को भी क्या बन के रहना चाहिए, विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अपने विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ए बी और सी सभी विशेषताएं जो हैं वो उसमें होती हैं। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसमें वो तीनों विशेषताएं होती हैं, है ना। वो विद्यार्थी बना रहे पूरा जीवन भर, हर बार कोई ना कोई नॉलेज लेता रहे, है ना। सादा जीवन उच्च विचार उसके हों, ये भी बिल्कुल सही है, और अपने विषय का भी उसको पूर्ण नॉलेज हो, ये सारी की सारी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। क्वेश्चन है, व्यवहारिक जीवन में वही शिक्षक अधिक सफल है जो ऑप्शन नंबर ए अपनी पत्नी को भी शिक्षण व्यवसाय में भागीदार बनाता है, ऑप्शन बी अपनी पत्नी को घरेलू कामों में सहायता करता है, प्रधानाचार्य से समय समय पर प्रशंसा प्राप्त करता है, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों से सम्मान पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। वही शिक्षक जो है एक अच्छा और सफल शिक्षक कहलाएगा जो कि विद्यार्थियों से रिस्पेक्ट पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए समृद्धिशाली परिवेश और ऊंची पहुंच, उपयुक्त प्रशिक्षण व निरंतर प्रयास करना, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ शरीर एवं उच्च खानदान, या ऑप्शन नंबर डी आर्थिक संपन्नता एवं राजनीतिक जुड़ाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, उपयुक्त प्रशिक्षण, अच्छी ट्रेनिंग व निरंतर प्रयास करना, ताकि वो लगातार क्या करता रहे, कुछ अच्छा पढ़ाने की, अच्छा सीखने की, अच्छा सिखाने का प्रयास करता रहे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का प्रभावी शिक्षण तभी कहलाता है, किसी टीचर की टीचिंग बहुत इफेक्टिव है वो तभी कहलाएगी जब उसमें निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, उसकी कक्षा के समस्त छात्र शांत होकर अध्ययन करें, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से, कक्षा के विद्यार्थीगण प्रश्नोत्तर के लिए उत्साहित हों। ठीक है, उसके पढ़ाने के बाद कक्षा के जो बच्चे हैं ना वो एकदम से उत्साहित रहें कि कब जो है वो क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा। ठीक है, विद्यार्थी निरंतरता नोट्स लेने में व्यस्त रहें, या फिर विद्यार्थीगण साफ सुथरे ड्रेस में नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहें। तो इनमें से सबसे सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि जब आप एक इफ़ेक्टिव टीचिंग देंगे, है ना, एक अच्छा शिक्षण जो है बच्चों को देंगे, अच्छे तरीके से उनको समझाएंगे, तो वो क्या रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे कि कब क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, है ना। हम एकदम से, हमें सब कुछ आता है, हम जो है वो आंसर देंगे, टीचर हमारे से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि कक्षा के विद्यार्थीगण जब प्रश्नोत्तर के लिए उत्साहित रहेंगे तो इट मीन्स आपकी जो टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आपके भरपूर प्रयास के बाद भी कुछ विद्यार्थी कक्षा में अनुशासनहीनता जो है वो करते रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऑप्शन नंबर बी उन्हें समूह में अपमानित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी उनकी अनुशासनहीनता के कारणों की जानकारी प्राप्त करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी उनकी अनुशासनहीनता की जानकारी विद्यार्थियों को देंगे। है ना, कोई जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है ना, हमेशा जो है वो एक गलत इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। आपके समझाने के बाद भी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, उसकी अनुशासनहीनता की समस्या का पता लगाएंगे कि
कि क्यों वो क्लास में इनडिसिप्लिन रहता है और क्यों ऐसा इन्वायरमेंट जो है, नेगेटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे विचार में कक्षा को अनुशासित बनाने के लिए आवश्यक है। उसमें ऑप्शन नंबर ए है समय समय पर उदंडित छात्रों को दंडित करते रहना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कार्य में छात्रों को निरंतर व्यस्त रखना। ऑप्शन सी है शिक्षण को अधिक प्रभावी व रुचिकरण बनाना, अपने टीचिंग को इतना ज़्यादा इफेक्टिव बना देना, इंटरेस्टिंग बना देना, या फिर कक्षा में अधिकाधिक प्रश्न पूछना या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे राइट रहेगा कि अपने एक टीचर को अपनी जो टीचिंग है उसको इतना ज़्यादा इफेक्टिव बना देना चाहिए कि बच्चे क्या करें, कक्षा में अनुशासन बनाकर रखें ताकि वो एक तरह से इंटरेस्ट ले स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में समूह खेलों का आयोजन करना चाहिए, इससे सामूहिक खेलों का जो है वो विद्यालय में आयोजन करना चाहिए, इससे क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास होता है, विद्यार्थी अनुशासित बनते हैं या भरपूर मनोरंजन करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें से सबसे सही जो है, अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि खेलों का आयोजन करवाना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है समूह खेलों का, यानी कि सामूहिक खेलों का, जो भी ग्रुप में स्पोर्ट्स होते हैं, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका आयोजन करवाना चाहिए। तो जब ग्रुप में रह कर के या ग्रुप वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो बच्चों में क्या रहता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। ठीक है, नेतृत्व की भावना का भी विकास होता है, लेकिन नेतृत्व तो कोई एक ही व्यक्ति करेगा ना, है ना। अगर ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 में से एक में कोई ये भावना आएगी, लेकिन अगर ग्रुप में उनको खेले जो है वो खेलने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगी, सहयोग की भावना आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा। जब भी सामूहिक खेलों की बात की जाएगी तो सहयोग की भावना का विकास होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में समय समय पर सांस्कृतिक आयोजन करने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, छात्र सारांशकृत बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक रूप से समय एवं धन की बर्बादी होती है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। जब हम स्टडी के अलावा कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी, वैसे सांस्कृतिक कल्चरल में आ जाएगी, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो विद्यार्थियों को अपनी अलग प्रतिभा दिखाने का या प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा, विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा विश्वास है कि कक्षा का वातावरण तभी शांत रह सकता है जब। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हों, विद्यार्थियों के सीखने अथवा अध्ययन में रुचि हो, शिक्षक विद्यार्थियों को मनोरंजन कहानियां सुनाए, या शिक्षक विद्यार्थियों को कड़ा दंड दे। तो जब कक्षा में एक अच्छा वातावरण जो है, इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट कब होगा, जब विद्यार्थियों के सीखने अथवा अध्ययन में रुचि होगी, जब क्लास के सभी बच्चे जो हैं लर्निंग करने में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, उनका इंटरेस्ट होगा स्टडी के लिए, या जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट होगा, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो क्लास में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक या शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा कि प्रधानाचार्य के हित के लिए उपयुक्त कार्य करूं, है ना। जो आपका प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उसके लिए काम करें। प्रधानाचार्य मेरे विचारों को महत्व प्रदान करें, प्रधानाचार्य मुझे सम्मान दें, या समय समय पर जो प्रधानाचार्य हैं वो मुझे आवश्यक मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करें। तो जब भी हम शिक्षक या शिक्षिका बनते हैं तो सबसे मेन हमारा यही प्रयास होता है कि जो स्कूल का हेड है, हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, वो हमें टाइम टाइम पर क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताए कि हमें क्या क्या करना चाहिए स्टडी में, या फिर हम और क्या किन चीज़ों को जो है वो एजुकेशन में अपना सकते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को, एक विद्यालय का जो हेड है उसे कैसा होना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णय को कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू करे। चाहिए
कि जो भी निर्णय ले वे अध्यापक के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत ले, ये शिक्षकों की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले, वे सदैव शिक्षकों के हित के लिए सोचे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा कि जो भी आपके स्कूल का हेड रहेगा उसे जो भी कोई डिसीजन लेना है या कोई नया रूल बनाना है अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, तो जो भी उसका टीचिंग स्टाफ है, अध्यापक हैं, उनसे वो एक बार डिस्कशन करे, ठीक है, और उसके बाद जो है सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर समझकर ही कोई ना कोई डिसीजन ले। तो इस तरह से जो एक स्कूल का हेड होता है उसको होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को शैक्षणिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, नवनियुक्त शिक्षकों को शैक्षणिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि वे विद्यालय के भावी कर्णधार हैं। वरिष्ठ शिक्षकों की आंतरिक परीक्षाओं में ड्यूटी लगाएंगे जिससे कि वे शैक्षणिक उन्नति कर सके। उन शिक्षकों को अधिक पसंद करेंगे जो समय समय पर आपका समर्थन करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो टीचर सेमिनार्स होते हैं ना, उसमें जो है वो शिक्षकों को भेजें, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि जो नए नए अपॉइंटेड हैं, नए टीचर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही टीचर सेमिनार में भेजें, है ना, बाकियों को ना भेजें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ये बोला गया है कि जो भी आंतरिक परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपकी आंतरिक परीक्षाएं, जैसे स्कूल में कोई एग्ज़ाम चला हुआ है तो उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाएं, ठीक है, या फिर जो आपको उन शिक्षकों को अधिक पसंद करेंगे जो कि आपका समर्थन करते हैं, चाहे आप सही हो या गलत हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट रहेगा कि अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को शैक्षणिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, कि आपके विद्यालय के भले न्यू टीचर हैं या पुराने टीचर हैं, उन सब को जो टीचर सेमिनार्स होते हैं उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो टीचर सेमिनार्स लगते हैं उसमें न्यू टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, नए नए तरीके आपको बताए जाते हैं कि किस तरह से आप जो हैं वो बच्चों को कोई टॉपिक या फिर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य होने के नाते आप उन शिक्षकों को अधिक पसंद करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो समय का पाबंद हो और अपनी क्लासेस जो हैं वो टाइमली लें। ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। या ऑप्शन नंबर सी, जो आपके व्यक्तिगत कार्य में जो हैं वो आपकी मदद करें। या ऑप्शन नंबर डी, जो आपके सम्मुख अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं डेली। क्लियर? तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें राइट रहेगा। नॉर्मल सी बात है कि जो टीचर समय का पाबंद है और टाइमली अपनी क्लासेस लेता है, आपको वैसे ही टीचर्स को पसंद करना चाहिए। नेक्स्ट है, आपके विचार में एक योग्य प्रधानाचार्य में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि वह उच्च अधिकारियों तथा प्रबंधन तंत्र से जुड़े व्यक्तियों को प्रसन्न रख सके। ऑप्शन नंबर बी, समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाए तथा उसमें विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव ले। ऑप्शन नंबर सी है अपने कार्य में दक्ष हो। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अच्छा हेडमास्टर और एक अच्छा प्रिंसिपल जो है वो तभी कहलाएगा जब वो टाइम टाइम पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाए और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो बच्चों के बारे में बताए, साथ ही साथ में क्या और ज़्यादा वो अपने विद्यालय में डेवलपमेंट कर सकता है या और किन चीज़ों को अपना सकता है, उसके बारे में भी सुझाव पेरेंट्स से भी ले और टीचर्स से भी ले। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में अध्ययन आदतों को विकसित करना, बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना, बालकों में देशभक्ति की भावना को विकसित करना, या बड़ों के प्रति आदर की भावनाओं को विकसित करना। तो प्राथमिक लेवल पर, जब हम प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका सबसे पहला यही उद्देश्य होता है कि विद्यालयों में अध्ययन आदतों को विकसित करना, है ना। प्राइमरी लेवल पर तभी बच्चों को बताते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना जो है, अध्ययन करना जो है वो सीख जाए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट रहेगा, विद्यार्थियों में अध्ययन आदतों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है। व्यवसाय परक शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए स्कूल्स में।
तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उचित व्यवसाय का मिलना, ऐसी होनी चाहिए। या शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ व्यवसाय करना, ऐसी होनी चाहिए। विशिष्ट व्यवसाय संबंधी शिक्षा, ऐसी होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के साथ साथ रुचि के अनुकूल व्यवसाय की शिक्षा, है ना, कि एजुकेशन के साथ साथ जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसकी वोकेशनल एजुकेशन देना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा कि स्कूल्स में ऐसी वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, व्यवसाय की शिक्षा होनी चाहिए जो कि एजुकेशन के साथ साथ दी जाए, साथ ही साथ में जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी तो किस लेवल के लिए ये योजना शुरू की गई थी? प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए, माध्यमिक यानी कि मिडिल एजुकेशन के लिए, पौध शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन के लिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, जो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ था, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें राइट रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने बीएड से रिलेटेड 30 से 33 क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।